Good evening, ma'am. Good, e- good evening, everyone. Good evening, ma'am. ट्राई किया था तुमने जो क्वेश्चंस रह गए थे? टेस्ट के? करें क्वेश्चंस? करे तुमने जो बाकी ये क्वेश्चन बच गए थे टेस्ट में, वो करा है आप लोगों ने? ठीक है, तो अब यहाँ पे बैठ के करो।
ये पीवाई क्यूज हैं 2025 के। ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। पहला क्या कह रहा है? emission of electron in photoelectric effect can be suppressed by a negative electric potential to the photoemissive substance. Reason: a negative potential which stop the electron from the surface of substance varies with frequency of incident radiation. Choose the most appropriate answer. बोलो। असर्शन गलत है कि सही है? सही है। हाँ, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? इमिशन, एक सेकेंड, ये कह रहा है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन photoelectric effect can be suppressed by applying a specific negative potential to the photoemissive substance. इलेक्ट्रॉन का इमिशन रोक सकते हैं? हम्म, असर्शन क्या हो जाएगी? ठीक है, अगर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो रुक जाएगा। रीजन दिया हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉप द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से सुनो, स्टॉप द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस of substance and varies linearly with frequency of incident radiation. ठीक है दोनों? यस। यस मैम। सेकंड पे क्या हो जाएगा? कह रहे हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। मतलब कि मेरे पास ये एनर्जी लेवल है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में है। फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ, n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड, n इक्वल्स टू 2 सेकेंड एनर्जी लेवल, n इक्वल्स टू 3, ये n इक्वल्स टू 4, यानी ये फोर्थ एनर्जी लेवल में है। तो ये कह रहा है कि ये कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करेगा। इमिट का मतलब है कि देखो, या तो ये फोर्थ से सीधे फर्स्ट पे आ सकता है, या फोर्थ पे 3 पर आ जाएगा, फिर 3 से 2 चला जाएगा, है ना, ऐसे करेगा, या फिर ये 2 से आने के बाद 1 पे जाएगा, या क्या करेगा, 4 से सीधा 2 पे आ गया और फिर यहाँ से 2 पे सीधा 1 पे चला गया। ये सारे इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। इनका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला तुम्हें अपने नोट्स में नोट करना है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इमिटेड स्पेक्ट्रा तो कितनी होती है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे सारे बच्चे, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखना है। n2 मतलब फाइनल किस में आ रहा है, n1 मतलब इनिशियली किस में था। तो बेटा फाइनली किस में आ गया, n2 मतलब हाइयर एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे लिखो n2 कौन सा लेवल है, हाइयर, n1 लोअर एनर्जी लेवल जिसमें वो आना चाहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट में ही आना चाहेगा, n2 कितनी हो गई 4, आना कहाँ चाहता है, फर्स्ट वाले में, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो बेटा कितना नंबर आया, 6 आ रहा है क्या, Yes. 4 में से 1 गया 3 और 4 2 6, ऑप्शन तो इसमें 4 दे रखा है। थर्ड 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 ऑप्शन। हाँ, बट इसकी आंसर की में क्या दे रखा है, सेकंड का थर्ड, ठीक है, सेकंड का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड का थर्ड सही है ना, थर्ड करेंगे। तो ये फॉर्मूला अपने भी नोट कर लो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड। अब मान लो अगर वो कहता है कि 4 से 3 में आना चाहता है, कि अगर वो 4 से 3 में आना चाहता है तो कितने होंगे, तो फिर तो एक ही बचेगा, 4 में 3 पे आने का एक ही तरीका है ना। तो इस तरीके से लिख लोगे, n2 हाइयर है और n1 लोअर एनर्जी लेवल है जिसमें वो आना चाहता है। थर्ड बोलो, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ n, बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ n, और रेडियस का क्या था, रेडियस का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ n, Proportional to n square. रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, और वेलोसिटी z अपॉन Proportional to n. z अपॉन n, है ना। आई थिंक यही Yes, है। ma'am. तो देखो अगर मैं टाइम पीरियड का निकालूं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, 2 पाई वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर की बात करेंगे। तो रेडियस कितना आया, n स्क्वायर अपॉन z रहने देते हैं, लिखना चाहो तो z भी लिख लो। स्पीड का क्या आ रहा है, z अपॉन n, तो स्पीड लिखोगे z स्क्वायर, n ऊपर चला जाएगा क्यूब। तो टाइम किस में आया है, n क्यूब अपॉन z में। तो टाइम n क्यूब अपॉन z है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, z स्क्वायर, सॉरी, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। N cube. तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, 1 टाइम ऑफ n क्यूब, है ना। Yes, ma'am.
फोर्थ बोलो, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी ऑफ ए बोहर एटम, आप बोहर एटम मतलब स्टेट ए से स्टेट सी में जा रहे हैं, द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज 2000 and it became 6000 when jump from state B to C. ठीक सेकेंड, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए से स्टेट सी तक द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज 2। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेट है, ए, बी और सी। अगर वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ए से सीधा सी में आता है तो एक हमारा फोटोन रिलीज होगा, उस फोटोन की जो वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2000। ठीक है, अब कह रहा है अगर वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इज दिस एंड इट बिकेम 6000 व्हेन बी टू सी, अगर वो किसी बी टू सी में जा रहा है तो जो वेवलेंथ बन जाती है वो कितनी बन जाती है इमिटेड फोटोन की? 6000। इमिटेड फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ हो गई 6000। When the wavelength of the radiation emitted during the transition from state A to B, अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ अगर A से B में आएगा तो कितने अमाउंट का फोटोन की वेवलेंथ होगी, बताओ। तो देखो बेटा, अगर मैं लिखूं E किसके बराबर होता है? hc अपॉन लैम्डा। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी लेवल घटा होगा। B to C आने में देखो वेवलेंथ बढ़ गई ना 6000, पहले सिर्फ 2000 था, करेक्ट? हाँ, तो तुम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो। देखो ए, बी और सी। ए से जब सी आया सीधा तो कितनी वेवलेंथ निकली? 2000 की। तो तुम क्या लिखोगे? एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 या फिर एनर्जी ऑफ ए माइनस एनर्जी ऑफ सी। रियल लैम्डा कितना है यहाँ पे? 2000। फिर क्या बोला है? बी से सी आए तो एच सी अपॉन 6000, जब बी से सी आए तो 6000 हुआ, तो ये कितना हुआ? ई बी माइनस ई सी, है ना? यही हुआ ई बी माइनस ई सी। अब इसको कर लो, इनमें से कैसे निकालना है। अब वो पूछ रहा है अगर ए से बी आऊंगा तो क्या होगा, ए से बी में पूछ रहा है, तो यानी तुम्हें चाहिए ई ए माइनस ई बी। समझ गए? क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो जरा, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड कर दूं तो काम नहीं चलेगा। इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो माइनस कर दो इस इक्वेशन को, तो ये माइनस करोगे तो ये कितना होगा? देखो एच सी अपॉन 2000 माइनस एच सी अपॉन 6000 इक्वल्स टू ई ए माइनस ई बी। ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, करेक्ट? तो देखो ई ए माइनस ई बी किसके बराबर हुआ? एच सी कॉमन ले लो, 1 अपॉन 2000। कितना एलसीएम आएगा भाई? 6 और 2 का 12000। हाँ 12 ना, 12,000। तो ये 2 है तो यहाँ कितना बना? 6000, और ये 6 है तो ये 2 बन जाएगा। तो मेरे पास ई ए माइनस ई बी किसके बराबर आया? एच सी मल्टीप्लाई बाय 4000 अपॉन 12000 है। 3 से 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये क्या हुआ? 1/3000। एच सी अपॉन 3 आ रहा है। कुछ तो नहीं नहीं, देखो कुछ कैलकुलेशन में एरर की है। तीन 3000 बचेगा ना यहाँ पे, कि 3 बचेगा? 3 ही तो बचेगा, 4000 है ना वो। एलसीएम तो 6000 ही आना था। हाँ एलसीएम 6000 आना था। रुको सुनो,
करो इस इक्वेशन को एक बार, देखो कितना आता है। हम एक काम करते हैं, एच सी अपॉन, मैं यहाँ से ना एक काम करती हूँ, कितना बार कॉमन ले लूं, 1000 में यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ यहाँ 1/2 बच गया और यहाँ -1/6 बच गया। तो अब 2 और 6 का एलसीएम देखो कितना बनेगा, ये 2 1 3, तो 3 पे जाएगा ना, तो 3 2 6, एलसीएम तो यही बनेगा, 6 ये माइनस ई बी इक्वल्स टू एच सी अपॉन 1000, ठीक है। एलसीएम तो 6 आएगा, तो ये 2 3 जा 6 और ये कितना बना है यहाँ पे 1, है ना, करेक्ट। तो ये हुआ 2/2 यानी 1/3000, करेक्ट, इंटू एच सी, यही आया है ई ए माइनस ई बी। हाँ यस मैम यही है। ओके, तो अब एच और सी भी लिखो भाई, क्या लिख सकते हैं एच और सी की वैल्यू, तभी मिलेगा यहाँ तो। एक सेकेंड, इसका कोई और इजी तरीका है? और तो कोई इजी तरीका नहीं दिख रहा। एच सी अपॉन 3000 आया है, एच और सी की वैल्यू रख के, फिर तो ये तो बहुत बड़ा बने। हम्म, कर लो फिर, सॉल्व करो इसको। एच सी की वैल्यू रखो, एच रखो, सी की वैल्यू रखो। कितना बन रहा है, कैलकुलेशन करो। मेरे हिसाब से ये एच सी कुछ कटना चाहिए कहीं तो, कुछ कर। ओके बेटा, देखो तुमसे पूछा क्या है, वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ पूछा है ना, तो मेरे पास वेवलेंथ पूछा है, ये तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या आया, ई ए माइनस ई बी, इसके बराबर आया एच सी अपॉन 3000 एनर्जी डिफरेंस। तो एच सी अपॉन लैम्डा ही तो होगा, ये वैल्यू क्या होती है, ई ए माइनस ई बी, एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर होगा, एच सी अपॉन लैम्डा, करेक्ट। तो यानी यही तो लैम्डा है 3000, करेक्ट। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लैम्डा कितना आया 3000, कंपैरिजन से ही आ गया, राइट। यस मैम। भाई ये माइनस ई बी किसके बराबर होगा, एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये अपॉन में आ रहा है 3000, तो यानी यही वेवलेंथ है, करेक्ट। फिफ्थ करो। फोर्थ। असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मतलब सबसे पहले कौन सी लगाओगे, सबसे स्मॉलेस्ट, माइक्रोवेव। छोटी वाली। असेंडिंग में सबसे छोटी लगती है पहले, यस मैम। जिसका वेवलेंथ सबसे स्मॉल होगा, तो यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई, एक्स रेस। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट लिख लो, लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है, माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा है लार्जेस्ट वेवलेंथ, फिर उसके बाद किसकी है,
infra, उसके बाद हमारे उसके बाद इंफ्रा की सेकंड नंबर पे, फिर अल्ट्रावायलेट की थर्ड पे, और सबसे कम किसकी है? लैम्डा। लैम्डा 4 की सबसे कम है। तो अब देख लो कौन सा है, कौन सा आंसर है असेंडिंग में। सबसे लार्जेस्ट लैम्डा 1, तो लार्जेस्ट लैम्डा 1 यानी 3 ये है। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट है लैम्डा 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 है ना। यस मैम। करो। Bohr model is applicable to hydrogen and hydrogen like atoms only. True or false? ट्रू है ना। स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ हाइड्रोजन एक सिंगल प्रोटॉन के लिए काम करता है। जिन शेल्स में, जिन एटम्स में एक ही प्रोटॉन होगा, सिर्फ उनके लिए हम बोहर मॉडल लगा सकते हैं। तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए लगा सकते हैं। तो वन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ट्रू। Formulation of Bohr model does not include a repulsive force between the electrons. क्या बोहर मॉडल में रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड नहीं किया गया? अब सोचो बोहर मॉडल में क्या है, देखो ये रिपल्सन और ये सब मैंने तुम्हें क्लास में नहीं पढ़ाया। नाउ यू हैव, उसने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बोला था? कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसी ऑर्बिट में रहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स के बारे में कुछ बताया था? नो मैम। कौन सा ऑप्शन ठीक है? फोर्थ। ठीक है, यानी आर फॉल्स हो जाएगा और असर्शन ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 भाई, आर फॉल्स है ना। अच्छा, इसमें ये है डज नॉट इंक्लूड, आई एम सॉरी, डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड का मतलब ये इक्वेशन डज नॉट, तो ये ट्रू हो गई ना, है ना। हाँ, तो डज नॉट मतलब उसने कुछ नहीं बताया था, तो बात ठीक है, तो बात ठीक है तो रीजन ट्रू हो जाएगा। रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड असर्शन इज ट्रू, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन है ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वो सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो सिंगल के लिए है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं रहेगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा फिर? थर्ड वाला, थर्ड होगा भाई, थर्ड वन करेक्ट। थर्ड क्यों हुआ? देखो पहली बात तो सेकंड ये कह रहा है कि उसने रिपल्सिव फोर्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। ट्रू, हमने कोई भी रिपल्सिव फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, तो रीजन ट्रू है। तो अब देखो असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है कि बोहर मॉडल एप्लीकेबली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, यानी जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रोटॉन होते हैं, है ना, तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स की कोई बात ही नहीं आई, तो इसलिए क्या है, ये दोनों आपस में सही एक दूसरे को जज कर रहे हैं। सेकंड वाला बताओ। थर्ड। तो देखो रेडियस के बारे में बात हो रही है। रेडियस किस पे डिपेंड करती है? एन स्क्वायर अपॉन जेड पे, करेक्ट। तो अभी देखो ये दो एटम है, एक तो ये तुम्हारा लिथियम और एक हीलियम। तो अगर मैं रेडियस ऑफ लिथियम के लिए बात करूं तो ये 2 पॉजिटिव की बात कर रहा है, और कौन सी ऑर्बिट? 5th ऑर्बिट। तो भाई लिथियम के लिए भी एन की वैल्यू तो 5 ही होगी, क्योंकि ऑर्बिट 5th है, 5th का स्क्वायर। लेकिन लिथियम के लिए जेड कितना हो जाएगा?
2 पॉजिटिव। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम, हाँ लिथियम। अब बताओ हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1, जेड के पास एटॉमिक नंबर 2, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3। 3, तो जेड की वैल्यू, जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो जेड कितना आएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा लिथियम के लिए। अब देखो ये 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? लिथियम का वैल्यू होता है एटॉमिक नंबर 3 है, और ये कितना होता है इसका मास? केमिस्ट्री वालों बताओ लिथियम का मास कितना होता है? छोड़ो, 2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने लूज कर दिए, तभी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया इसके पास, है ना? यस, तो अगर इसके पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3 होने का मतलब क्या है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 में से कितने लूज कर चुका है वो? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका, तभी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन बन गया ना वो, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये अपना हाइड्रोजन डिफाइंड है। तो यानी यहाँ पर लेकिन एटॉमिक नंबर अभी भी 3 ही रहेगा, तो जेड की वैल्यू क्या लिखोगे? 3। अब किसके लिए बात करेंगे? हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए अभी भी एन तो क्या रहेगा, क्योंकि रेडियस इसने 5th ऑर्बिट के लिए बात कर रहा है। 5th ऑर्बिट में एन की वैल्यू फिर 5 की स्क्वायर। लेकिन अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। करो आर एल अपॉन आर हाइड्रोजन, तो 5 स्क्वायर से तो 5 स्क्वायर कट ही जाएगा, तो 2/3, 2/3। ऑप्शन नंबर 4 है। एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 का 4th ही है। बहुत नीचे जाना पड़ेगा, ये रहा अपन 2 का 4th। ठीक है, तो जेड वही रखना है जो जेड होता है। क्लियर है? चलिए यस मैम, थर्ड बताइए। The energy of hydrogen atom in ground state is same as energy of helium ion in its first excited state। तो यहाँ तो आपको बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये करने पड़ेंगे। आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ऊपर क्या आता है? जेड स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। दैट यस, जेड स्क्वायर अपॉन एन। यस मैम, हाँ, तो अगर देखो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट, तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 1। हीलियम की 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हीलियम की फर्स्ट एक्साइटेड मतलब एन की वैल्यू 2, और जेड की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 2। बट हाइड्रोजन में यहाँ जेड की वैल्यू 1 है, तो ये तुम्हें कंपेयर कर करके करना पड़ेगा। कर लोगे हर किसी का? यस मैम, चलो 4th बताओ कैसे करोगे। Assuming the validity of Bohr atomic model of hydrogen-like ions and radius in its ground state is this. रेडियस पूछ रहा है। ग्राउंड स्टेट में लिथियम की रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ लिथियम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, उसके बाद देखेंगे 1/x क्या है, ए नॉट क्या है, जो कांस्टेंट आता है रेडियस की वैल्यू आप लिखते हो एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट, तो ये जो ए नॉट कांस्टेंट है ये वो है। तो भाई कितने में पूछ रहा है? ग्राउंड स्टेट में कितना हो जाएगा एन की वैल्यू? ग्राउंड स्टेट के लिए 1 हो गई, लिथियम के लिए 1 कितना हो जाएगा? 3 ए नॉट। तो क्या आ गया भाई एक्स की वैल्यू? कंपेयर करो 3। 3, हाँ तो बस यही था। 4th का चेक भी कर लेते हैं आंसर। मैं चेक करती हूँ 1 मिनट। 4th का 3rd बढ़िया। 5th करो।
ओ मेरे सोना, मेरे सोना। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड make a transition to the nth energy state by emitting a photon of energy this. बहुत आसान है। तो तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि मेरे पास जो एच न्यू आएगा, जो भी फोटोन की एनर्जी है, वो E2 माइनस E1 होता है, करेक्ट? तो यानी ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, यानी एन की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी टू द nth एनर्जी लेवल। तो ये एन की वैल्यू हम एन रखते हैं। तो ये तुम्हें ऑलरेडी एच न्यू की वैल्यू 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी ना। अब ये E4 कैसे लिखोगे? ये E की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, है ना, E5, यानी एनर्जी लेवल तो 5वां है। 13.6 अपॉन एन स्केयर माइनस 13.6 अपॉन एन स्केयर। तो अब इसको क्या लिखोगे? 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर ले लेते हैं। 1 अपॉन कहां से आ रहा है भाई? इनिशियली 5वें से, तो ये 5 5 जो 25, 1 अपॉन स्केयर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, और ये कितने पे गया? 13.6 इंटू 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7, 2 2। कंप्लीट नहीं जा रहा मतलब। तो ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। 2.6 अपॉन 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। हो जाएगी ये इक्वेशन सॉल्व? करो इसको सॉल्व, Yes, ma'am. करो फिर। सिक्स्थ भी करो। यहाँ जो होता है ये हम लिखते हैं इस वाले फॉर्मूले में। हाँ करो, कितना बन रहा है? देखो, करें? कल हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी का? यही एच न्यू इक्वल्स टू 13.6 बाहर ले लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 अपॉन एन फाइनल का स्केयर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्केयर। ठीक है, एच न्यू मुझे कितना दे रखा है? 2.86 इक्वल्स टू 13.6। फाइनली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एन में, जो फाइंड करना है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन 5 में था, 5 से 25। ये एन फाइनल माइनस एन इनिशियल रखते हैं, ये याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा? 2.86 अपॉन 1 13.6 इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्केयर
माइनस 1/25। ठीक है, तो बेटा इसको डिवाइड करोगे तो 2.86 को कितना बनेगा, 0.21 इक्वल्स टू 1/n², माइनस 1/25 कितना बनेगा, 0.04। तो ये कितना हुआ देखो, 0.21 प्लस 0.04 इक्वल्स टू 1/n²। ऐड करके कितना आया ये 0.25, यानी 1/n² इक्वल्स टू 0.25। n equal to 2. तो n² इक्वल्स टू 1/0.25। पॉइंट हटा के 100 ऊपर लग जाएगा, तो 25 इंटू 4 100। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हाँ, तो कहाँ गड़बड़ हो गई थी ये याद रखना, जब ये n के टर्म्स में लिखते हो ना तो ये n फाइनल माइनस n इनिशियल हो जाता है। तो ये n फाइनल, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है और इनिशियली कहाँ से आया है। 7वां, रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू दैट ऑफ वो तो 5th का आंसर निकला ना। हाँ, 2 तो 5th का आंसर निकला ना। 2 to 5th, जो 2 आंसर निकला वो 5th का निकला है। नहीं नहीं, वो 5 से 2 आया है। इनिशियली तुम्हारा 5 में था और फाइनली कहाँ आया है, नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ 6th क्वेश्चन करना है अभी। 6th तो कर लिया। ओह अच्छा, ओके, ये हमने 5th किया है, गॉट इट। फिफ्थ 6th रहने दो, 7th करो। यस मैम। 4a हाइड्रोजन एटम। अब देखो लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लीमन सीरीज, लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, एनर्जी स्मॉलेस्ट रिलीज होगी। एनर्जी स्मॉलेस्ट रिलीज होगी तो मतलब लाइमन सीरीज कब होता है, जब फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पर आके पड़ता है, 1 में। लाइमन सीरीज वही होती है कि फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बेटा, फाइनली इलेक्ट्रॉन तुम्हारे n की वैल्यू 1 में आएगा। और कहां से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अगर एनर्जी स्मॉलेस्ट है तो यानी ये n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 3, और ऐसे इंफिनिटी जाके लास्ट वाला n इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा। तो अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ है तो स्मॉलेस्ट एनर्जी, तो इसका मतलब कहां से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले से फर्स्ट में आ रहा होगा। यही होगा जो लार्जेस्ट वेवलेंथ का होगा, बोलो। यस मैम। क्योंकि जो हाई, जितनी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आएगा, जितनी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आया उसके पास तो क्या होगी, हाई एनर्जी होगी। जैसे इन्फिनिटी से आया तो वो तो हाई एनर्जी डिफरेंस है। तो हाई एनर्जी मतलब एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ। अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत कम। बात समझ में आई। इसने कौन सा पूछा है, लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब, लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे कम रही होगी। तो सबसे कम किस में रही होगी, जब भाई जब n इक्वल्स टू 1 में आना है तो 2 से आ जाए, है ना। ये हो, समझ में आ रही है चीजें। यस मैम। वो वेवलेंथ निकलवाना चाह रहा है तो तुम्हारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू r/z², 1/n फाइनल का स्केयर माइनस 1/n इनिशियल का स्केयर। वो hc/λ को यहाँ पर r रेडबर्ग कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। hc यहाँ से आ जाता है और यहाँ से 13.6 करवाया था ना कल, याद है, भूल गए। यहाँ पे hc/λ होता है ना, और यहाँ पर 13.6 होता है। तो ये 1/λ इक्वल्स टू 13.6 और hc को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट r आ जाता है, ठीक है। ये z² और ये हो गया 1/n फाइनल स्केयर माइनस 1/n इनिशियल स्केयर। तो वेवलेंथ देखो, अब लाइमन सीरीज में क्या बनेगी, अब चाहिएगा तुम्हें इनिशियल और फाइनल। हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा। फाइनली कहाँ आता है लाइमन सीरीज में, 1 में। फाइनली तो 1 में आएगा। इनिशियली कहाँ से आएगा, इनिशियल कहाँ से आएगा, अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो n की वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी, 2, तो 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/λ, 1/λ इक्वल्स टू r, कितना बनेगा बेटा, 3/4 आ गई लाइमन की। अब देखो कह रहा है कि बाल्मर सीरीज के साथ निकालो।
तो अब बाल्मर सीरीज के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाओगे, 1/λ इक्वल्स टू आर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो बाल्मर सीरीज में फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है? हाँ 2 पे। तो फाइनली कितना होगा 2। अब इसके लिए भी वो लार्जेस्ट वेवलेंथ है, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब वो जो फोटोन है वो बिल्कुल लो एनर्जी का होगा, उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी। तो सबसे कम एनर्जी के लिए कहां से आ रहा होगा, वो कौन से इलेक्ट्रॉन से निकाला होगा? वो बैठा होगा एन की वैल्यू 3 पे। जब भी तो छोटी सी एकदम लो एनर्जी का फोटोन होगा ना भाई। लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब फोटोन की एनर्जी कितनी है? बहुत छोटी। तो फोटोन की एनर्जी छोटी है तो मतलब वो फोटोन ऐसे इलेक्ट्रॉन ने निकाला है जो खुद छोटी एनर्जी पे है ना। यस मैम। इनिशियली कहां से आया होगा फिर? 2 से ऊपर कौन है? 3। 3 से। 3 तो इनिशियल फाइनल हो गए। फिर यहाँ पे देखो 1/λ इक्वल्स टू आर फाइनली 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। तो ये रेशियो निकाल लोगी। यस मैम। कितना आया? 1/λ इक्वल्स टू आर 36। 36/5। 36 तो एलसीएम लोगी ना। यस नौ मैम। 5/36 है ना। लैम्डा 30। तो ये अब इनका डिवाइड कर देना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में डिवाइड। तो ये लाइमन की याद रखना, ये बाल्मर की। तो डिवाइड करके आ जाएगा आंसर। यस मैम। ओके। अब देखो यहाँ पर अगर लिखा होता फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेव, फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए फाइनली तो इलेक्ट्रॉन वहीं आता, लाइमन में 1 और बाल्मर में 2। इनिशियली कहां से आता अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है? तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ में कहां से आता इलेक्ट्रॉन? अगर यहां सवाल होता स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, क्या करते हैं अब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ में? इन्फिनिटी से। हाँ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी हाई है। एनर्जी हाई मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा होगा? इन्फिनिटी पे बैठा होगा। तो एन कहाँ लेते हैं? इन्फिनिटी। बाल्मर में भी एन कहाँ लेते हैं? इन्फिनिटी। कौन सा इन्फिनिटी है? ये इनिशियली। ठीक है बोलो। क्लियर? क्लियर। तो ये 2025 का पेपर था, देख लो तुम। तभी कह रही हूँ बेटा क्लास में ना बहुत एक्टिव रह के पढ़ लो। ठीक है बेटा जी। अब एक काम करते हैं, ड्यूअल नेचर का भी एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं 2025 का। ठीक है साथ में बैठ के 24 का मैं तुम्हें दे दूंगी सॉल्व करने के लिए। फिर मैं तुम्हें न्यूक्लियर स्टार्ट करा दूंगी क्लास में। हाँ जी करिए। चुप बैठ जाते हो। करिए। यस मैम। के और लैम्डा के बीच में है काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ रिलेशन।
ओम नमः शिवाय। मेरे बोलते ही चुप पड़ जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं कराऊंगी मैं भी, करो इस क्वेश्चन को। मैम थर्ड ऑप्शन। एक्सप्लेन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा भाई। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा एंड के आर द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेवलेंथ। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। एच अपॉन पी को क्या लिखते हैं? 2m इंटू ई। ई इज काइनेटिक एनर्जी, यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ई। तो ये कैसा ग्राफ है? हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लैम्डा बनाऊं यहाँ और ई बनाऊं यहाँ, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके का। बट इन्होंने देखो क्या बनाया है, ये 1 अपॉन के दे दिया तुम्हें, यानी ये 1 अपॉन के का ही ग्राफ दे दिया। तो 1 अपॉन के वर्सेस लैम्डा क्या होना चाहिए? लैम्डा और ई का अगर ये है, ई इज काइनेटिक एनर्जी, और अगर मैं यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा बनाऊं तो भी मेरा ऐसा ही होना चाहिए ग्राफ। ठीक है, और अगर ये 1 अपॉन में कर दूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। फर्स्ट का सी ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट का सेकंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 1 अपॉन के है तो हाइपरबोला उल्टा हो जाएगा। एक सेकंड देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में 0 रखती हूँ तो लैम्डा इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ बनेगा। ठीक है, ठीक है। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होना चाहिए था अगर काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा होता। अब इन्होंने ये कैसा ग्राफ दे दिया है? ऐसा ग्राफ होना चाहिए था। ये 1/k है और ये लैम्डा है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? हम्म, इसमें 1/k लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरी एनर्जी 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो मेरा लैम्डा इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करना चाहिए। 1/काइनेटिक, तो यानी अगर मैं 1/काइनेटिक की बात करूं तो ये पूरा इसने कांस्टेंट ले लिया अल्फा।
तो ग्राफ 0 से स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड दो जरा। अपॉन एनर्जी, अपॉन के। है तो सही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट इनवर्सली वाला हो गया ना। इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू कैसे 0 हो सकती है? ओरिजिन से शुरू कर रखा है इसमें ग्राफ। लैम्डा इक्वल्स टू 1/k। अगर k 0 होगा तो लैम्डा, ये दिक्कत है, 0 से कैसे शुरू हो सकता है ग्राफ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या दे रखा है आंसर? 1 का 2 कैसे पॉसिबल है? अच्छा, ये 1/k है ना, ये 1/k है। k अगर मैं 0 रखती हूँ तो लैम्डा को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0, लैम्डा शुड बी इन्फिनिटी। और 1/k क्या हो जाएगा फिर, यानी 1/0, दिस शुड बी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अगर मैं 0 रखती हूँ, इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए होना चाहिए ना। बेटा इसकी ग्राफ को एक बार कल देखते हैं अभी, है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन करो, वी विल सी द ग्राफ। ये वाला करो इतना। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ाने से बढ़ेगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ेगा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल? नहीं बढ़ेगा। नो मैम। वेवलेंथ बढ़ाने से? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ता है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ेगा। सेकंड भी नहीं है। 1/e टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हम हमने पढ़ाई है कि ई वी नॉट इक्वल्स टू के मैक्सिमम, है ना। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल ही होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने टाइम है? 1/e ऑफ के मैक्स। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। यस मैम। थर्ड करो। आज 5 तारीख है। यस मैम। यस। यस। हाँ तो करो क्वेश्चन। थर्ड, a proton of mass has same energy as that a photon of wavelength lambda.
मतलब प्रोटॉन और फोटोन के पास सेम एनर्जी है, ठीक है। प्रोटॉन अगर नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है, देन द रेशियो ऑफ इट्स, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब है कि उसके मास में वेलोसिटी वाली जो की वजह से जो मास में चेंज आएगा वो यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, तो इसलिए नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड लिखी है। देन द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रुगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, सिंपल तरीके से करो। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी लगाओ। प्रोटॉन के लिए करें, तो देखो अगर मुझे एनर्जी लिखनी है फोटोन की, फोटोन की एनर्जी ई है, लेकिन फोटोन की वेवलेंथ क्या लिखोगे? फोटोन के लिए वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, यही होगी फोटोन की वेवलेंथ। और एनर्जी क्या लिखोगे फिर? एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये फोटोन की एनर्जी है जब उसके पास वेवलेंथ लैम्डा थी, लिख लिया। अब कह रहा है कि प्रोटॉन जो है नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड होती है जहां पे हम स्पीड ऑफ लाइट से कम वाली जो वैल्यू होती है वो वाले लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है। तो जैसे जनरल फिजिक्स में जो, क्लासिकल फिजिक्स में जो फॉर्मूले लगते हैं वो वाले फॉर्मूले। रिलेटिविस्टिक यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट वाली चीजें आ जाती हैं तो क्वांटम फिजिक्स आ जाएगी। तो अगर कोई भी प्रोटॉन नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है लेकिन उसका मास एमपी है, तो कौन सी एनर्जी लिखोगे? एनर्जी ऑफ, देखो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाफ एम वी स्क्वायर। प्रोटॉन का मास कितना है? एमपी। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, इसके पास कितनी वेलोसिटी है? पी। अब बताओ इस प्रोटॉन के पास कितना वेवलेंथ होगा? प्रोटॉन के पास वेवलेंथ कितना होगा? अब डी ब्रुगली ने क्या बोला है कि कोई भी पार्टिकल हो, कैसा भी पार्टिकल हो, उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो अगर प्रोटॉन की भी तुम एनर्जी लिखना चाहते हो तो प्रोटॉन के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो कितनी एनर्जी बनेगी तुम्हारे पास प्रोटॉन के लिए? प्रोटॉन की एनर्जी बनाओ। अच्छा, तो हमें डी ब्रुगली वेवलेंथ का लिखना है, तो मान लेते हैं कि प्रोटॉन से एसोसिएटेड जो लैम्डा है वो है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो इनकी देन द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रुगली वेवलेंथ टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो इन दोनों की वेवलेंथ का रेशियो लेना है। करो, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन।
प्रोटॉन का कितना लिखा है हमने, H/P, और फोटोन का लैम्डा कितना हो जाएगा, ये देखो लैम्डा इधर ले जाओ, Hc/E हो जाएगा। ये लिखा तुमने Hc/E। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए क्या लिखोगे, ये P क्या बनेगा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन Hc/E। तो देखो कि क्या बनेगा, H/√2me मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा Hc, ऊपर चला गया E, H से H कट गया, क्या बचा, E ऊपर बचा, √2m, C बाहर है, एक ये रूट कट जाएगा तो ऊपर ये वाला √E है, तो एक से ये कट जाएगा तो ऊपर √E बचेगा, तो √E/2m 1/c बाहर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2m चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। देखो कुछ नहीं किया, वेवलेंथ लिखनी थी प्रोटॉन और फोटोन की। प्रोटॉन की क्या होगी, प्रोटॉन डी ब्रोगली लगाओगे H/P, तो H/P लिखा है। अब फोटो मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, 2me के बराबर, तो 2me लिख दिया। फोटोन के पास वेवलेंथ कितनी होती है, Sc/E, तो यहाँ पे Sc/E लिखा है। ये देखो, ये वाली इक्वेशन पढ़ो बस, ये वाली इक्वेशन में कुछ डाउट है तो बताओ। ये चीज पढ़ो। फोटोन का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, Sc/E तो हो जाएगा बेटा। यस मैम। अब प्रोटोन का डी ब्रोगली वाले से निकालोगे, प्रोटोन का H/P, H/P मोमेंटम क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, 2me बस। और एनर्जी सेम दे रखी है, इसीलिए देखो, ये देखो है सेम एनर्जी, सेम एनर्जी है, इसलिए E से E कट गया। गॉट इट। अब देखो ये फोर्थ करो। जब भी रिलेटिविस्टिक की चीज आए ना, कि रिलेटिविस्टिक, तो ये मान लेना कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेट है, तो वहां पर तुम्हारे ये फोटोन की तरह कोई भी पार्टिकल बिहेव करेगा फिर, क्योंकि अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो। अब फोर्थ क्वेश्चन करें। एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मास m है, इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, v0 जो है 0 से ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस में है, -z एक्सिस में। इफ द इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, इनिशियली वेवलेंथ उसके पास लैम्डा नॉट है, तो t टाइम बाद बताइए क्या होगा, t टाइम बाद वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। राइट, तो क्या करोगे कि मान लो t टाइम बाद वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू, वेवलेंथ का फॉर्मूला तो यही रहेगा H/P, P क्या लिखोगे, H/mv। इसका मतलब t समय बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कुछ, तो वो t समय बाद कितनी वेलोसिटी चेंज होगी वही तो निकालनी है। आफ्टर t टाइम कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितने से चेंज हो जाएगी, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर z एक्सिस में है तो इलेक्ट्रॉन किस में एक्सेलरेट करेगा, z में करेगा। बात सही है। यस मैम। तो हाँ, तुम्हारे पार्टिकल के पास फिर दो इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी होंगी, एक तो I में और एक Z में। तो ये वाली वेलोसिटी फाइनल निकालो कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल। तो V नेट कैसे निकालोगे, आफ्टर t टाइम जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी x स्क्वायर में कितनी है प्लस z स्क्वायर में कितनी है,
तो भाई एक्स वाली डायरेक्शन में तो चेंज होगी नहीं, एक्स में वी नॉट है तो कितनी रहेगी, वी नॉट ही रहेगी, क्योंकि उसको चेंज करने वाला नहीं है। जेड में कितना हो जाएगा वेलोसिटी, v इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन कितना लगता है क्यू ई अपॉन एम, और टी टाइम में इसका स्केयर टी स्केयर क्यू स्केयर ई स्केयर अपॉन एम स्केयर, ये वेलोसिटी हो गई। तो बस तुम्हें यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मास बाहर रहने दो, वेलोसिटी लिख दो, ये वी नॉट स्केयर प्लस दिस, तो लैम्डा नॉट के टर्म्स में लिखना है, कर लोगे, आ तो गया ही है, बस कुछ वी नॉट स्केयर बाहर ले लो, यहाँ से वी नॉट स्केयर बाहर ले लोगे तो v इक्वल्स टू वी नॉट के टर्म्स में आएगा 1 प्लस क्यू स्केयर ई स्केयर एम स्केयर वी नॉट स्केयर इंटू टी स्केयर, एच अपॉन वी नॉट बाहर आ गया तो ये पुराने वाला हो जाएगा, लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट के अपॉन में आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ आया? यस नहीं, तो इस तरीके से देखो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट मिलेंगे पेपर में, तो डरना नहीं है। तो तुम्हें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो एक्सेलरेट होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आएगी रिजल्टेंट, वो एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन होगी। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालेंगे वी एक्स और वी जेड का, यस और नो? यस ठीक है, सिक्स्थ करो, सिक्स्थ करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E इक्वल्स टू किसके बराबर है, एम सी स्केयर के, इक्वेशन 1। एनर्जी किसके बराबर है, एच अपॉन एम वी के, या एच अपॉन पी के। E को क्या लिख सकते हो तुम, एच सी अपॉन लैम्डा, फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यानी एक हमारे पास इक्वेशन आई E इक्वल्स टू पी सी। तो इसमें करेक्ट इक्वेशन फाइंड करो, कौन कौन सी इसमें से ठीक है। एनर्जी का स्केयर करके ऐड करोगे तो क्या बनेगा, एम स्केयर सी 4 पी स्केयर सी स्केयर, एनर्जी इक्वेशन नंबर 4। वेरी गुड, कराए थे ना दो, ये दो इक्वेशन, E इक्वल्स टू पी सी और E इक्वल्स टू एम सी स्केयर, है याद है, P इज मोमेंटम, तो इन दोनों को हाँ ऐड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, बढ़िया। फोर्थ, ये सारे करने हैं, ये एक बार ट्राई कर लेना, आई विल शेयर दिस शीट विद यू, इसमें और भी होंगे, तो तुम्हें ये वाला पेपर सॉल्व करना है आज, ठीक है, 2025 का जो क्वेश्चन बच गए हैं। सॉरी, ठीक है देन एवरीवन, यू कैन लीव द क्लास, मेरे को भी सर्दी लग गई है। सर्दी